नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कल बुधवार यानी कि 1 फरवरी 2023 को भारत का 2023-24 का बजट आने वाला है, जिसे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। अब इस बजट से व्यापारी वर्ग को कितनी उम्मीदें हैं, जानते हैं उन्हीं से। जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमारा यूनियन बजट है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, वर्ल्ड वाइड इस टाइम थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, बट इंडिया में सेंटिमेंट अच्छा है और इंडिया की ग्रोथ अच्छी चल रही है इस टाइम पे। ताकि ये ग्रोथ रुके ना और हम ग्रो करते रहें, और मतलब ये जो स्लो डाउन पीरियड है हम क्रॉस कर जाएंगे अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट फोकस करे टैक्स रैशनलाइजेशन और जीएसटी रैशनलाइजेशन पे। और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन, मतलब गवर्नमेंट ने हर बार सपोर्ट किया। जब कोविड था तब गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स दी, जैसे पीएलआई, ईसीएलजीएस, जिससे इंडस्ट्री सर्वाइव करी, कोविड के पीरियड से बाहर आई और अच्छे से सस्टेन कर पाई। तो गवर्नमेंट के अगर वैसे सपोर्ट रहे इंडस्ट्री को, तो आई थिंक दिस वुड बी अ गुड बजट फॉर एवरीवन। सर, आप जम्मू कश्मीर के जाने माने एक रिनोन बिजनेसमैन हैं। आप क्या सोचते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस टाइम पे बजट का क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बजट का काफ़ी प्रभाव रहता है, डिपेंडिंग कि कंज्यूमर सेंटिमेंट काफ़ी डिपेंड करता है कि किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ रही हैं ऑटोमोबाइल्स की तरफ। सो अगर गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा, कि कुछ जीएसटी रैशनलाइजेशन करे या कुछ एंड कंज्यूमर को बेनिफिट दे ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी लाइक ईवी हाइब्रिड, सो आई एम श्योर उससे सेंटिमेंट बूस्ट होगा। आम जनता को कितना इस बार असर पड़ने वाला है, क्योंकि हर बार जब भी बजट आता है तो जो आम पब्लिक है उसकी जेब पे काफ़ी असर पड़ता है। देखिए, अगर लास्ट ईयर की भी बात करें, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था, क्योंकि कोविड पीरियड से निकल रहे थे तो गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं किए थे टैक्स स्लैब्स में। सो एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी गवर्नमेंट जो कॉमन मैन है उसके साथ कोई ज़्यादा, आई डोंट थिंक सो, छेड़छाड़ करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती है इकोनॉमी बूस्ट हो। अगर इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो जो कॉमन मैन है उसको कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से फिर जो सेंटिमेंट है, मार्केट सेंटिमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। देखिए, बिजनेसमैन जो है उसको हमेशा अपेक्षा रहती है कि हर साल बजट जो आए उसमें उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर रखा जाए। मैं समझता हूँ कि इस बजट को लेकर के इसलिए भी लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक इलेक्शन बजट है। और दूसरा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हमेशा बजट जो है उसका फोकस जो है एक तो डेवलपमेंट की तरफ रहता है। जिस तरह से हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जिस तरह से उनका रहता है कि मैं 25,000 किलोमीटर तक की सड़क जो है वो साल में बना दूंगा, तो उनका फोकस जो है बिल्कुल राइट साइड पे चलता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की आज डेवलपमेंट हो रही है, मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ। दूसरा, फार्मर पे रहता है, फार्मर्स पे रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो उसकी ग्रोथ जो है तभी हो सकती है जब यहाँ पर फार्मर्स जो हैं उनको उनका राइट मिले। और तीसरा जो है उनका फोकस रहता है हमेशा डिफेंस फोर्सेस पे। और आज हमारी देश की जो सीमाएं हैं सुरक्षित हैं तो डिफेंस की वजह से हैं, और वो रहना भी चाहिए। लेकिन बिजनेसमैन जो है वो भी, उनको भी महसूस होता है कि हम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए। आज अगर हम लोग देखें जीएसटी के, अगर सबसे बड़े कलेक्टर कौन हैं, जो कलेक्शन करते हैं वो बिजनेसमैन करता है। और आज जीएसटी की वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो सरवाइव कर पा रही है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो हैं, बिजनेसमैन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है और फोकस जो है वो नहीं रहता है। पिछले 5, 6, 7 साल से लोगों को यही लग रहा था कि इनकम टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जो नहीं बढ़ पा रही। इस बार उम्मीदें बहुत हैं कि स्लैब जो है वो बढ़नी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो आज की डेट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो हमारे जो लोकल यूनिट हैं, एमएसएमई यूनिट्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्रोविज़न रखना चाहिए कि भाई, मतलब यहाँ पर अगर देखें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं वो सारी की सारी बड़ी कंपनियाँ कर रही हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं। आगे यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर सीकॉप, सिडको, यहाँ पर जैक फेड होती थी, ये जो छोटी छोटी एजेंसीज थी,
तो 10 इंडस्ट्री वाले मिल करके इनके थ्रू वहाँ पर टेंडर करते थे और उनको काम मिलता था। आज वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लोज़ हो गई हैं और हमारी इंडस्ट्री जो है वो बड़ी सफ़र कर रही है इसकी वजह से, और यूनिट्स लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जम्मू के लिए, स्पेशली मैं जम्मू के लिए मैं बात करूँगा, क्योंकि बाकी की जो स्टेट्स हैं वहाँ की इंडस्ट्री की हालत कुछ और है। हमारी इंडस्ट्री की हालत ये है कि हम लोग एक तो पहले ही हम टेल एंड पे हैं, दूसरा यहाँ पर जो जितना भी रॉ मटेरियल है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ की लेबर जो है वो बाहर से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं, और उनके लिए स्पेशल एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, ऐसा प्रोविजनिंग रखनी चाहिए कि जितना भी यहाँ पर जम्मू में डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट्स बने तो उसमें यहाँ लोकल इंडस्ट्री जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूर रहे। जम्मू के लिए डिवीज़न की बात हुई थी, रेलवे डिवीज़न की बात हुई थी, पिछले 7 साल पहले यहाँ पर हुई थी, लेकिन आज तक वो डिवीज़न जो है वो नहीं बन पाया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ट्रेन्स जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ट्रेन कटरा चले गई है, आगे श्रीनगर जा रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिवीज़न बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर एड्रेस हो जाएं, बजाय इसके कि लोगों को बाहर जाना पड़ जाए। और दूसरा ये है कि यहाँ पर डिवीज़न होगी तो देखिए, आज हमारा जो हिली एरिया है, हिली एरिया में कई बार हमें ट्रांसपोर्ट जो हमारा यहाँ से जाता है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू सामान जाता है, किसी का 5 दिन के बाद पहुँचता है, किसी का 7 दिन के बाद पहुँचता है। तो ये जो ट्रेन्स हैं जो रेगुलर बेस पे जाती हैं, तो यहाँ से इजी हो जाएगा यहाँ से अपने गुड्स को कैरी करना। दूसरा मैं ये देख रहा था कि ड्राई पोर्ट के लिए हमने एक डिमांड की हुई थी, बड़ी देर से एक ड्राई पोर्ट के लिए थी, क्योंकि जो लोग इंपोर्टर्स हैं और इंपोर्ट को प्रमोट करना गवर्नमेंट का काम रहता है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि ड्राई पोर्ट जो बड़ी देर से यहाँ पर आज से 7 साल पहले भी यहाँ पर एक MOU साइन हुआ था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन 2 साल, 1.5 साल, लगभग 1.5 साल हो गया है कि हमारे LG साहब ने यहाँ पर इसके लिए, ड्राई पोर्ट के लिए जगह भी प्रोवाइड की थी, लेकिन अभी तक वो डेवलप नहीं हो पाया। उसके बारे में ज़रूर होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कि वो ड्राई पोर्ट जो है इमीडिएटली यहाँ पर बने, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और मैं समझता हूँ कि देखिए, यहाँ जम्मू की मैं अगर बात करूँ तो पिछले 30 साल से कोई हाउसिंग कॉलोनी जो है वो डेवलप नहीं हो पाई, कमर्शियल जो हब्स हैं वो नहीं बन पाए, जिसकी वजह से देखिए गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है, लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि अपने घरों में ही शॉप्स जो हैं बनाते हैं। वो मतलब फिर वो कॉरपोरेशन को उसका रहता है कि नहीं, ये दुकानें क्यों बन गई हैं, क्यों इसको बनाया गया, फिर उसके ऊपर पेनलाइज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इनको कमर्शियल प्लेसेस बनाने चाहिए। नए कमर्शियल प्लेसेस बनेंगे तो लोग वहाँ से अपने घरों की बजाय वहाँ पर शिफ्ट होंगे। फ्लाईओवर्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एरियाज़ हैं जहाँ पर कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन है, वहाँ पर फ्लाईओवर्स बनने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक जो चीज़ जो है मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, जो अगर हम सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री के ऊपर है। इंसेंटिव्स जो हैं, अगर हम देखें लास्ट टाइम भी इनको हमारे प्रधानमंत्री ने एक 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया, लेकिन क्योंकि कुछ वजह हैं कि अभी तक वो चीज़ें नहीं हो पा रही जो हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं। लेकिन पुरानी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई पैकेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए, जिस तरह से पहले भी इंसेंटिव दिए जाते थे। 10 साल के लिए इनकम टैक्स इनको एग्जम्पशन मिलती थी, जहाँ GST की एग्जम्पशन मिलती थी, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारी इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो आप ये देखिए कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, मतलब जो इंडस्ट्री बंद होती है, अगर एक इंडस्ट्री में 200 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 500 लोग काम कर रहे हैं, जब इंडस्ट्री बंद होती है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है
वो बढ़ती जाती है। उसको रोकने के लिए इंसेंटिव जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूँगा, क्योंकि इस बार हमारा बजट जो है, जो हमेशा यहाँ बजट प्री बजट मीटिंग्स हुआ करती थी, इस बार नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जो हैं पहुँचाना चाहते थे वहाँ, वो नहीं पहुँचा पाए। लेकिन हमारी यही इच्छा है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई इंसेंटिव जो है उनके लिए रखे। हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके लिए भी कोई ना कोई पैकेज जो है वो दिया जाए। और होटल इंडस्ट्री जो जम्मू की मैं करूँगा बात, सिर्फ जम्मू डिवीज़न की बात करूँगा, जम्मू के अंदर बात करूँगा, क्योंकि जो पिछले कोविड का पीरियड निकला है उसमें इन्होंने बहुत सफ़र किया है। तो आने वाले दिनों में इन सब के लिए कुछ ना कुछ पैकेज। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम लोग भारतवासी हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है, हम भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और हम भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकें, इसके ऊपर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो यूनियन बजट है वो ना केवल यूनियन बजट ही है, वो हमारे प्रदेश का जो यूटी का भी बजट आएगा उसका भी इसी में समावेश होगा। इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं और मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहूँगा कि हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, हमने एक 18 सूत्रीय एजेंडा बना के उनको भेजा था। उसको आप सजेशंस भी कह सकते हैं, हमारी डिमांड्स भी कह सकते हैं। और मूलतः हम ये ऐसा मान रहे हैं क्योंकि अब अगले साल इलेक्शंस भी हैं, तो इस बार बजट में हमें कुछ रिलीफ और पॉलिसीज़ की डिमांड जो हम बड़ी देर से कर रहे हैं वो इस यूनियन बजट में हमें लगता है कि हमें देखने को मिलेंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं, केंद्र भी भली भांति जानता है। केंद्र की आज बहुत ऐसी स्कीम्स हैं जो यहाँ चल रही हैं और हम चाहते हैं कि वो स्कीम्स का कॉन्टिन्यूटी तो रहे ही रहे और आने वाले वर्ष में भी इस यूनियन बजट में भी हमें जो रिलीफ हैं या एक्सटेंशन ऑफ स्कीम्स हैं वो मिले, क्योंकि सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो मूलतः केंद्र के ऊपर ही निर्भर करता है, केंद्र की पॉलिसीज़ के ऊपर ही निर्भर करता है। हमारा अपना बजट उतना सफिशेंट नहीं है अभी, तो इसलिए यूनियन बजट के ऊपर सबकी ही निगाहें रहती ही रहती हैं। सरकार से हमारी ये मांग रहेगी कि 2017 और 18 के बाद टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। महंगाई दर देखते हुए आम लोगों को टैक्स से राहत मिलनी चाहिए और मैं समझता हूँ सरकार को ये चाहिए कि जो 5 लाख तक आमदनी वाले लोग हैं उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स की वो 30% है, उसको कम करके 20% करनी चाहिए। और जीएसटी का हम जो है सरलीकरण की मांग करते हैं। हम टैक्स देने से नहीं घबराते हम, लेकिन कागजी कामकाज का बोझ है वो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं महीने में एक ही रिटर्न होनी चाहिए और ई कॉमर्स पे सरकार की नीति बननी चाहिए कि जिस स्टेट की आबादी जो है 5 करोड़ से कम है उस आबादी वाले शहर में ये बिग इंस्टीट्यूशन वॉलमार्ट, बेस्ट प्राइस और अदर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है नहीं आने चाहिए। ये छोटे दुकानदारों को ख़त्म करने की नीति है। अगर सरकार जो है 5 करोड़ से कम आबादी वाले शहर पे ये बैन करेगी तो मैं समझता हूँ छोटे दुकानदार बच सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूँ, हमारा मेडिकल बजट अच्छा होना चाहिए, लोगों को हॉस्पिटल में इलाज जो है मिलना चाहिए। और एजुकेशन की बात करूं, हमारे प्राइवेट जो हमारे स्कूल हैं उनको लगाम लगनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल जो है अच्छे बनने चाहिए ताकि आम लोग जो है गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा जा सके। स्पोर्ट्स के ऊपर नीति बननी चाहिए। जिस तरह से युवा जो है नशे की ओर जा रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दिया जाए तो मैं समझता हूँ इसमें युवा जो है काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं। इंडस्ट्री के ऊपर हमारी नीति बननी चाहिए। ऐसी अपेक्षाएं जो है हम सीतारमन जी से उम्मीद करेंगे आने वाले कल में जो है ये हमारी जो व्यापारियों की इनकम टैक्स की स्लैब को कम करना और
जीएसटी को सरलीकरण करना, ई कॉमर्स के ऊपर सरकार की नीति लाना, अगर ये ऐसे काम करती है तो व्यापारियों को काफ़ी राहत की उम्मीद मिलेगी। धन्यवाद। देखें, पहले तो मैं जे.एंड.के गवर्नमेंट को मुबारक दूंगा, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कैपेक्स बजट जो है वो टाइम पे उसके फंड्स यूटिलाइज हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देन रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन, आई वुड से दैट as cost of living has increased, so we are expecting, all traders and industrialists are expecting that income tax slab, which is 30% on 10 lakh income, it should be reduced. Then lot of provisions should be kept, like for the prestigious projects like Jammu Srinagar highways, rail link. These projects should be completed on time, and provisions for budget should be kept for these. And to add, I would say that lot of other projects, like we are witnessing lot of traffic on roads, so provision for more flyovers, more roads in city should be kept. And I would also add one thing, that there is an authority which is called Jammu Metropolitan Authority, JMRDA, which is doing projects in Transport Nagar and allied areas. So more funds should be given to those areas under this banner also. सर कितनी सहूलियत होगी? देखें, कोविड नो डाउट कि उसका काफ़ी असर रहा है और अभी तक वो असर है, बट मोर और लेस पीपल आर नाउ रनिंग अहेड। तो गवर्नमेंट को थोड़ा रिलैक्स्ड इस तरफ होना चाहिए कि फंडिंग, लाइक बैंक्स की फंडिंग जो है वो नीडी को मिले। अभी हम विटनेस कर रहे हैं कि बैंक उसी को फंड कर पा रहा है जिसकी बैलेंस शीट ठीक है, स्ट्रेस नहीं है, बट कोविड की वजह से काफ़ी लोग स्ट्रेस बैलेंस शीट में आ गए हैं, स्ट्रेस ब्रैकेट में आ गए हैं। तो मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि अगर हम कोविड को देखें और कुछ ना करे गवर्नमेंट, तो बैंक से जो नीडी है उसको फंडिंग दिलाए। देखें, एज पर माई इंफॉर्मेशन, all over world is expecting recession, but India still is not expecting that much. But बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए और हमें अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाना है और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसको उस पर निर्भरता कम करनी है। लॉट ऑफ एरियाज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हम उस पर ध्यान देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तो रिसेशन पे हम काफ़ी हद तक काबू पा पाएंगे। अब आने वाले 2023-24 के बजट से व्यापारी वर्ग को खासी उम्मीदें हैं। ये आने वाला बजट कितनी उम्मीदों पर खरा उतरता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।